हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन आरटीजे डिजिटल। स्टार्ट करते हैं क्विज 10 का सॉल्यूशन। जो टॉपिक हमारे थे क्विज 10 में उनको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। टॉपिक जो था हमारा क्विज 10 में वो था डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, एंड टॉरिजन ऑफ शाफ्ट। ये दो टॉपिक पर क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ कैंटिलीवर बीम इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू लोड P. इफ द लोड इज डबल्ड देन रिफ्लेक्शन कंपेयर टू द अर्लियर केस विल चेंजेस बाय द फैक्टर। तो कैंटिलीवर बीम सबसे पहले तो समझनी है कौन सी होती है बीम, दैट इज द कैंटिलीवर बीम, और इस पर लोड लग रहा है P। तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा अगर हम लोड को डबल कर दें, मतलब अगर हम लोड हटा के यहाँ पर लोड लगा दें 2P का लगा दें, लोड को डबल कर दें तो क्या होगा, ठीक है ना। तो लोड को डबल करने से पहले तो समझना चाहिए जब लोड P था तब डिफ्लेक्शन कितना था। तो तब डिफ्लेक्शन था, फॉर्मूला होता है P(L3/3EI) जब लेंथ L होती है, ठीक है ना। और बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और बीम का यंग मॉडुलस E है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है PL3/3EI। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन देखें तो यहां से हम समझ सकते हैं कि डिफ्लेक्शन और लोड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर लोड हमारा डबल हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। मतलब कि अगर हम बात करें y2/y1 की, ये पहला बीम लिया जाए और इसे दूसरा बीम लिया जाए तो दैट इज इक्वल्स टू दी P2/P1, क्योंकि y और p एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन में है। मतलब y2/y1 का रेशियो P2/P1 के रेशियो के बराबर होगा। तो P P1 है और 2P P2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस दैट विल बी दी 2P/P। तो y2 इज इक्वल्स टू 2। मतलब कि जो बाद में डिफ्लेक्शन होगा वो पहले वाले से 2 गुना ज्यादा होगा। इट मीन्स y2 की वैल्यू 2y1 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट फॉर दिस केस, ठीक है ना। A circular shaft of length L and diameter D is fixed at one end. The other end of the shaft is subjected to twisting moment T. The angle of rotation of the free end with respect to the fixed end is theta. What will be the angle of rotation of the free end if the length is doubled and diameter is reduced to D/2? मतलब एक शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट, और उसका लेंथ L है और उसका डायमीटर जो है वो कैपिटल D है। क्लियर है। और फ्री एंड पर हम एक टॉर्क T लगा रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि जब ऐसा करते हैं तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो आता है वो θ1 जो आता है वो थीटा के बराबर आता है। अगर ये हमारी पहली बीम है, पहला शाफ्ट है, सॉरी। और अगर यही बोला गया, बाद में बोला जा रहा है, यहां पर पढ़ो सब लोग, द एंगल व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्री एंड इफ द लेंथ इज डबल एंड डायमीटर रिड्यूस टू D/2। तो लेंथ को डबल कर देना है, मतलब जो हमारी शाफ्ट अब आएगी वो बड़ी लेंथ की होगी, मतलब 2L हो गई है, और डायामीटर जो है वो D/2 हो गया है, मतलब आधा हो गया डायामीटर। तो डायामीटर हमने घटा दिया। तो θ2 कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए थीटा होता क्या है। तो किसी भी शाफ्ट के लिए थीटा होता है 32TL/πg/d⁴। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द थीटा। अब अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो सब लोग टॉर्क सेम लग रहा है, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, बस लेंथ अलग है और डाया अलग है। इस बिहाफ पर थीटा प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है और डाया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और टी और जी 32 और पाई सब कांस्टेंट होकर प्रोपोर्शनल के अंदर चले जाएंगे। तो इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि अगर हम θ2/θ1 निकालना चाहें तो थीटा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दैट विल बी दी L2/L1 इनटू डाया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दैट विल बी दी D1⁴/D2⁴, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होने की वजह से यहां का 2 और यहां का 1 इस चीज को रिप्रेजेंट करा रहा है। अब सब कुछ हमको पता है, θ1 थीटा के बराबर है, L2 2L हो गया है, और डायामीटर जो है बाद में डायामीटर आधा हो गया है, मतलब D⁴ और मल्टीप्लाइड बाई 16, क्योंकि डिनोमिनेटर में 16 आएगा और वो ऊपर चला जाएगा।
तो 32 आ जाएगा। तो थीटा 2 बराबर 32 टाइम्स थीटा। मतलब अब स्लोप जो होगा वो 32 टाइम्स होगा पहले वाले स्लोप के। तो आंसर हमारा कौन सा सही है बताओ? बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑफ शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 2 मीटर डायमीटर, देन टॉर्क ऑन द शाफ्ट विल बी। तो सबको पता होना चाहिए कि शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट क्या होता है। जो शाफ्ट में शियर स्ट्रेस होता है दैट इज द 16t अपॉन पाई डी क्यूब। ध्यान रखना ये तब है जब शाफ्ट सॉलिड है, और अगर शाफ्ट हॉलो होती तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बस ब्रैकेट में 1 माइनस के की पावर 4 एक्स्ट्रा आ जाता, और के यहाँ पर इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर का रेशियो होता है। लेकिन ये तब यूज करते हैं जब हॉलो शाफ्ट है, हमारी सॉलिड शाफ्ट है, जिसमें शियर स्ट्रेस पेपर में दी गई है कितनी बताओ? 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, डायमीटर दिया गया और टॉर्क पूछा जा रहा है। तो टॉर्क पूछा जा रहा है तो टॉर्क बराबर क्या होगा? टो इंटू पाई इंटू डी क्यूब अपॉन 16, और टो है 16 पाई। डायमीटर को अगर गौर से देखोगे सब लोग तो 2 मीटर को हम लिख सकते हैं 2000, तो 8 गुणा 10 टू पावर 3 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16, तो ये टी आ जाएगा। अब टी आ गया है, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आई है टी को सॉल्व कर लेते हैं। तो टी को सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकल के आएगी 16 से 16 कट जाएगा, 8 पाई इंटू 10 टू पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मीटर को 2000 mm में बदल के इतना निकाल लिया। अब आंसर हमारा जो आया है ये न्यूटन इंटू कितना आ रहा है? mm आ रहा है। सो इन आवर ऑप्शन देयर इज नो मीनिंग बिकॉज देयर इज 8 पाई न्यूटन मीटर, बट हमारे पास में डाटा ज़्यादा है न्यूटन mm में। अगर हम मीटर में बदलेंगे भी तो 8 पाई इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन इंटू मीटर आएगा, और ऑप्शन में 10 टू पावर 6 नहीं दिया गया है। तो ऐसे समय पे चूंकि क्वेश्चन ऐसा ही एज इट इज आया है प्रीवियस ईयर में, तो उन्होंने 8 पाई को ही आंसर लिया है, बट एक्चुअली वो करेक्ट नहीं है। इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, 8 पाई मेगा न्यूटन इंटू मीटर होगा, ना कि न्यूटन इंटू मीटर होगा। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। Two shaft A and B are made of same material. The shaft A is a diameter D and shaft B is diameter D by 2. Strength of shaft B is that of A. तो बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट क्या होता है। एक्चुअली जो शाफ्ट की स्ट्रेंथ होती है वो डिफाइन करी गई है किसके थ्रू? पोलर सेक्शन मॉडुलस। जिस शाफ्ट का पोलर सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है? ज्यादा होती है। और इस पोलर सेक्शन मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेडपी से, और जेडपी हमें बताता है कि किसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। तो अगर शाफ्ट ए की बात करें तो उसका डायमीटर डी है, और शाफ्ट बी की बात करें उसका डायमीटर डी बाई 2 है। सबसे पहले पोलर सेक्शन मॉडुलस हम सॉलिड शाफ्ट की बात करें तो कितना होगा? फॉर्मूला होता है जे अपॉन आर मैक्सिमम, और जे है हमारा पाई बाई 32 डी की पावर 4, और आर मैक्सिमम है डी बाई 2, तो पाई बाई 16 डी क्यूब। ये हमारा सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब इस सेक्शन मॉडुलस के फॉर्मूले को अगर गौर से देखोगे तुम लोग तो पता चलेगा इट इज प्रोपोर्शनल टू द डी क्यूब। मतलब डाया जितने गुना चेंज करेंगे सेक्शन मॉडुलस भी उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो डाया आधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डी से डी बाई 2 कर दे रहे हैं, और अब कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी तो वो बताना है तो निकाल सकते हैं भाई। जेडपी जो है बी वाली शाफ्ट का बटे जेडपी ऑफ ए वाली शाफ्ट का बराबर क्या होगा? डीबी क्यूब डिवाइडेड बाई डी ए क्यूब, और बाद में जो डायमीटर है वो आधा है और पहले डायमीटर क्या है बताओ? उसका 2 गुना है। तो डीबी का वैल्यू लिख देंगे डी बाई 2 का होल क्यूब, और डीए की वैल्यू लिख देंगे डी का होल क्यूब।
सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बताओ सब लोग, डी क्यूब कट जाएगा, 1/8 आ जाएगा। मतलब डाया घटाने से, देखो इधर सब लोग, डाया को रिड्यूस करोगे तो सेक्शन मॉडुलस भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, और अगर ये कहीं रिड्यूस हो गया तो स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब बी का जो भी सेक्शन मॉडुलस है ए के सेक्शन मॉडुलस की तुलना में 1/8 टाइम होगा, ना डबल ना 1/4, 1/8 टाइम। मतलब अगर ए की स्ट्रेंथ 200 है तो बी की स्ट्रेंथ 200/8 होगी। तो आंसर ए सही हो गया, 1/8। A shaft of diameter d is subjected to twisting moment T, bending moment M. The maximum bending stress is equals to the maximum shear stress. अच्छा, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस किसी शाफ्ट के लिए होता किसके बराबर है, एम वाई मैक्सिमम अपॉन आई, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है 32m/πd³। अगर शाफ्ट हमारी कैसी है बताओ, सॉलिड है और सर्कुलर है, तो एक तो ये चीज हमें समझ में आ गई। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा, वो होगा 16T/πd³। और ये हमारी इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों स्ट्रेसेस बराबर है। इस बिहाफ पर आंसर आएगा 32m/πd³ बराबर 16T/πd³। πd³ कट जाएंगे, और m और t में हमें t पता था, m नहीं पता था, तो m निकाल लेंगे, t/2। मतलब जितना टॉर्क लगा रहे हैं उसका आधा मोमेंट लगाएंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होगा, सेम प्रोड्यूस होगा। Two identical cantilever are loaded as shown in a figure. If the slope at the free end of the cantilever beam A is theta, the slope at the free end of the cantilever beam B will be. तो B के केस में जो स्लोप होगा वो कितना होगा, स्लोप का एक ही फॉर्मूला होता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट है तो ml/EI। अब मूवमेंट जो लग रहा है वो WL/2 है, तो थीटा बी की वैल्यू आ गई WL²/2EI। इसी तरह थीटा ए की बात करी जाए तो पॉइंट लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है वो एक्चुअली में WL²/2EI ही आता है। और यही सब क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात थी कि इस वाली वैल्यू को हमने उठाकर यहां रख दिया, मींस थीटा बी के, मतलब थीटा बी जो है वो WL²/2 है, इट मींस अब हमारे पास थीटा बी की अगर वैल्यू चाहिए तो थीटा ए के बराबर ही होगी और वो थीटा के बराबर होगी। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट्स इफ द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट इज डबल्ड देन व्हाट इज द टॉर्क इन रिलेशन टू द ओरिजिनल टॉर्क टू प्रोड्यूस द सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो बात करते हैं कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी जाए तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ZZ एक्सिस। अगर सपोज दैट ये कोई शाफ्ट है तो जो ये एक्सिस होगी वो ZZ एक्सिस होगी, ठीक है ना, और ये एक्सिस हमारी X और ये एक्सिस हमारी Y एक्सिस होगी, ठीक है। तो इस ZZ एक्सिस की बात कर रहा है, तो अगर हम लोग रिलेशन देखें तो T/J इज इक्वल्स टू τ/r इज इक्वल्स टू g(θ/L) होता है। ये टॉरिजन इक्वेशन का रिलेशन है, और टॉर्क और थीटा को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये रिलेशन हमारे लिए यूज होगा, तो जिससे हम कह सकते हैं कि T/J इज इक्वल्स टू g(θ/L), और सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात कर रहा है, इसको जरा गौर करो सब लोग। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, TL/GJ, और ये सेम है, इसका मतलब है TL/GJ में T प्रोपोर्शनल टू, या यूं कह सकते हैं हम सब लोग कि TL जो है बराबर GJ या प्रोपोर्शनल टू GJ कह सकते हैं, ठीक है ना, मतलब T प्रोपोर्शनल टू J कह सकते हैं, क्योंकि लेंथ और G, शाफ्ट वही है तो लेंथ वही होगा, शाफ्ट का मटेरियल वही है तो G वही होगा, तो टॉर्क है वो J के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स हम ये समझ पा रहे हैं
कि if we double the polar moment of inertia, then torque in the relation to the original torque will also double. ठीक है ना, मतलब अगर हम J को 2 टाइम्स क्या कर दें, इंक्रीज कर देंगे, तो टॉर्क भी 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. मतलब T2 बराबर क्या होगा, 2T1. तो इट मीन्स आंसर क्या आ गया बता सकते, डबल. Which of the following statement is correct in the context of two shafts connected in the parallel? अगर दो शाफ्ट पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो क्या ऐसी चीज होगी जो इसमें सेटिस्फाई करेगा. तो पैरेलल शाफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है पहले देख लेते हैं. एक शाफ्ट जैसे ये है और इसके अंदर एक और शाफ्ट है विच इज दिस. इफ वी टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द टू शाफ्ट्स, फर्स्ट इज द हॉलो एंड सेकेंड इज द सॉलिड. तो ये फर्स्ट शाफ्ट है और ये वाली शाफ्ट सेकेंड शाफ्ट है. ठीक है ना. तो इनका कनेक्शन जो है ये पैरेलल कनेक्शन है. इस तरह के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं. और शाफ्ट को हम टॉर्क से क्या कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट कर दे रहे हैं. तो होगा क्या कि जैसे ही हम टॉर्क लगाएंगे इस शाफ्ट पर, तो सेंटर से जो शिफ्टिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी. मतलब कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है थीटा, क्लियर है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है थीटा, उसका मतलब समझो सब लोग. अगर कोई बी पॉइंट यहां था और वो यहां चला गया बी डैश पर, तो चाहे वो इस वाले पॉइंट की बात करी जाए सी की, तो वो भी सी डैश पर चला गया. लेकिन जो सेंटर से एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब जो आर्क बी बी डैश है, वो भी एंगल सेंटर पे थीटा ही बना रही है. और जो आर्क सी सी डैश है, वो भी सेंटर पे एंगल कितना बना रही है, थीटा ही बना रही है. मतलब कि ये पहली शाफ्ट के लिए था और ये वाला दूसरी शाफ्ट के लिए था. और दोनों शाफ्ट में उसी टॉर्क के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो सेम रहता है. इट विल नॉट चेंजेस, बट रजिस्टिंग टॉर्क जो होगा वो दोनों शाफ्ट में अलग अलग होगा. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पैरेलल कनेक्शन में θ1 और θ2 थीटा के बराबर होते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होता है, बट टॉर्क सेम नहीं होता है. क्लियर है सब लोगों को. T1 एंड T2 इक्वल नहीं होते हैं. बट एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों में टॉर्क का जो सम होगा वो लगाए गए टॉर्क के बराबर होगा. ये बात हमें ध्यान रखना है, जो कभी हम भूलेंगे नहीं. ठीक है ना. और एक और चीज मैं एडवांस में बता दे रहा हूं कि टॉर्क किसी एक शाफ्ट में बराबर होगा उस शाफ्ट का G1 J1 बटे दोनों शाफ्ट का G1 J1 का सम इनटू में जो टॉर्क हम लगा रहे हैं. दैट इज द फॉर्मूला. और इसी को ही G1 J1 को ही हम कहते हैं टॉरिजिनल रिजिडिटी. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द पैरेलल कनेक्शन. ठीक है. Two shafts of same length and material are joined in series. If the ratio of diameter is 2, the ratio of the angle of twist will be. Remember that what is the formula of the angle of twist? That is the 32 TL by pi g d की पावर 4. ये एक सिंगल शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट है. मीन्स इफ वी टॉकिंग अबाउट दिस शाफ्ट एंड वी आर अप्लाइंग दिस टॉर्क T and there will be the certain angle of twist, that is the theta from B to B dash. So what is the value of this theta? That is this formula 32 TL by pi g d की पावर 4. अब कहा जा रहा है कि सेम लेंथ सेम डाया की टू शाफ्ट्स ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल आर ज्वाइन. अब सीरीज में हमने दो शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया, एक शाफ्ट है और उसी से एक दूसरी शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया. और दोनों शाफ्ट की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है बताओ, सेम है. मतलब इसकी भी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ एल है, बट इनका डाया अलग अलग है. और
टॉर्क टी से सब्जेक्टेड है। तो D1 और D2 का जो रेशियो है वो 2 के बराबर, ऐसा पेपर में दिया गया है। बोला जा रहा है इफ द रेशियो ऑफ दीज डायामीटर्स इज 2 देन द रेशियो ऑफ देयर एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट का रेशियो बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट का जो रेशियो होगा इस वाली शाफ्ट और इस वाली शाफ्ट में, तो θ1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 32 TL बटे पाई GD 1 की पावर 4 T1 L1 G1 है ना। और θ2 क्या होगा 32 T2 L2 बटे पाई G2 D2 की पावर 4। या ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि भाई T1 T2 सेम है। ये बात थोड़ा सा समझनी है कि सीरीज कनेक्शन में टॉर्क हर मेंबर में सेम होता है बशर्ते जंक्शन पर टॉर्क ना लग रहा हो। बात समझ कि नहीं सब लोगों को। नोट में देयर इज नो जंक्शन टॉर्क। कोई जंक्शन पर टॉर्क नहीं, जैसे कि ये जंक्शन है और इस जंक्शन पर कोई टॉर्क ना लग रहा हो तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन में हमेशा टॉर्क क्या होता है, सेम रहता है, बाय डिफॉल्ट सेम रहता है, तो इसमें बॉदर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट θ1 और θ2 सेम नहीं रहता है, ये बात दिमाग में फीड करके रखो। थीटा अलग होगा क्योंकि शाफ्ट का साइज अलग है, तो थीटा अलग, ठीक है ना। तो इन दोनों के हिसाब से अगर हम लोग फोकस करते हैं तो क्या होगा, θ1 और θ2 के बीच में रिलेशन 32 कट जाएगा, T1 कट जाएगा, लेंथ सेम है वो कट जाएगा, तो दैट विल बी दी D2 की पावर 4 अपॉन D1 की पावर 4। क्योंकि हमें पता होना चाहिए T1 इज इक्व टू T2, L1 इज इक्व टू L2, G1 इज इक्व टू G2, दीज आर टर्म्स आर सेम। और हमें स्टार्टिंग में ही पता है कि थीटा और डाया के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज इनवर्स रिलेशन। और वही चीज हम लोगों ने फाइनली यहां पर भी कंक्लूड कर ली। अब हमसे कहा जा रहा है कि इनके रेशियो क्या होंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट के, तो वो भी हम लोग यहां से पता कर पा रहे हैं कि एंगल ऑफ ट्विस्ट का रेशियो बहुत ही सिंपल है। बाद में डाया आधा हो गया है, पहले डाया डी था, तो ये दैट इज द डी बाई 2 की होल पावर 4 डिवाइडेड बाई डी की पावर 4, दैट विल बी दी 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार तो कितना आएगा 16। तो θ1 और θ2 इज इक्वल टू 1 बाई 16 है, और θ2 बाई θ1 कितना होगा, दैट विल बी दी 16। मतलब 16 टाइम्स थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा होगा। जहां पर हमारा डाया कम है वहां थीटा ज्यादा होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ इसमें, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टील बीम ऑफ विड्थ 120 mm and height 750 mm is loaded in shown in figure. Assuming the E is equals to 200 gigapascal, the value of the maximum deflection for the beam is. अब in this case the maximum deflection, ये simple supported beam है, with UDL is acting on beam, तो y मैक्सिमम कितना आ जाएगा बताओ यहां से 5/384 WL की पावर 4 अपॉन EL। 5/384 रेट ऑफ लोड देखा जाए तो 120 होगा, और 120 किलो न्यूटन पर मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 120 न्यूटन पर mm, इंटू लेंथ है 15 मीटर तो 15,000 हो जाएगा, बिकॉज आंसर हमको mm में बताना है, डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू दिया गया 200 गीगा पास्कल, तो वी कैन कन्वर्ट दिस इन मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करी जाए तो BD क्यूब अपॉन 12 लगा देंगे, तो 120 इंटू 750 क्यूब और डिवाइडेड बाई 12। When we solve this,
then we can get the 5 divided by 384 into 120 into 15,000 की power 4 into 12 divided by 200 into 10 to power 3 into 120 into 750 cube 93.75 mm. So that will be the answer of this question. A is the correct answer. So सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. किसी को भी कोई डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम रहता है तो सब लोग कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, किस चीज़ में समझ नहीं आ रहा है. ठीक है ना. और जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ. और जो क्विज 11 है उसको पार्टिसिपेट करें और अपने फ्रेंड्स सभी को सजेस्ट करें क्विज के बारे में और बेस्ट से बेस्ट अपना प्रिपरेशन करते रहें. थैंक यू.